प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में आपने इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था और इम्यूनिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपने जानी थी। आज के लेक्चर में बेटा कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे जो इम्यूनिटी से रिलेटेड हैं, जैसे कि एड्स, और कैंसर के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंतर्गत। आज आप पढ़ेंगे एड्स के बारे में। देखो बेटा, एड्स क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? ये डिजीज हम अपने लाइफ टाइम के दौरान किसी संक्रमित इंडिविजुअल से एक्वायर करते हैं, उससे प्राप्त करते हैं। ये कॉन्जेनाइटल डिजीज नहीं है बेटा, ये बीमारी जन्म से नहीं है। इस डिजीज को हम लोग एक्वायर करते हैं, प्राप्त करते हैं अपने जीवन काल के दौरान किसी संक्रमित इंडिविजुअल से। यह कॉन्जेनाइटल डिजीज नहीं है, कोई ये जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। तो एक्वायर्ड का मतलब हम अपने जीवन के दौरान किसी संक्रमित व्यक्ति से इसको प्राप्त करते हैं, एक्वायर करते हैं। यह किसी संक्रमित व्यक्ति से हमारे अंदर आ सकती है। इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब इस बीमारी में जो इम्यून सिस्टम है वो हमारा कमजोर हो जाता है। इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, डेफिशिएंट हो जाता है, तो ये इम्यूनो डेफिशिएंसी है। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? ऐसी बीमारी जिसके बहुत सारे लक्षण होते हैं, ऐसी बीमारी जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, उसे सिंड्रोम कहते हैं। तो ऐसी डिजीज जिसमें बहुत सारे लक्षण दिखाई पड़ते हैं उसे सिंड्रोम कहा जाता है। तो एड्स सिंड्रोम है। तो एक्वायर्ड का मतलब हम किसी दूसरे व्यक्ति से प्राप्त करते हैं, इसमें इम्यून सिस्टम हमारा कमजोर होता है, इम्यूनो डेफिशिएंसी, और ये ऐसी बीमारी जिसमें बहुत सारे लक्षण दिखते हैं, तो ये सिंड्रोम है। एड्स का पहला केस रिपोर्ट हुआ था 1981 में एटलांटा में। पहला केस एड्स का हमको मिला था 1981 में, पहला मरीज। बीते 25 सालों में, पिछले 25 सालों में यह बीमारी पूरी दुनिया में फैल गई है और 25 मिलियन से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 25 मिलियन का मतलब यह होता है 250 लाख। 1 मिलियन का मतलब क्या होता है? 1 मिलियन का मतलब 10 लाख। 25 मिलियन का मतलब 250 लाख लोग बीते 25 सालों में मारे जा चुके हैं इस बीमारी की वजह से। तो 1981 में पहली बार रिपोर्ट हुई थी यह बीमारी, और पिछले 25 सालों में यह बीमारी फैली और दुनिया में लगभग 250 लाख लोगों को मार दिया इसने, उससे भी ज्यादा लोग। ये जो एड्स एक बीमारी है, एक वायरस से होती है। उस वायरस का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स बीमारी HIV से होती है। HIV ये वायरस है। इस वायरस को बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये एक एनवेलप्ड वायरस है। देखो, वायरस में दो चीजें होती हैं, प्रोटीन कोट और जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीन कोट और जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन ये एनवेलप्ड वायरस है। एनवेलप्ड वायरस का मतलब इसमें एक और आवरण होता है चारों तरफ, और ये रीट्रोवायरस है।
रीट्रोवायरस का मतलब होता है आरएनए कंटेनिंग वायरस है ये। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है, और ये आरएनए जो होता है वो दो टुकड़ों में रहता है, बाइपार्टाइट है, यानी आरएनए दो टुकड़ों में पाया जाता है, एक ये और एक ये। तो एड्स में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, एक धागे का आरएनए, और इसमें आरएनए के दो टुकड़े होते हैं, यानी बाइपार्टाइट है। तो एचआईवी एक एनवेलप्ड वायरस है, जेनेटिक मटेरियल इसका आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एक धागे वाला आरएनए, लेकिन आरएनए दो टुकड़ों में पाया जाता है, बाइपार्टाइट। ये एक रीट्रोवायरस है। रीट्रोवायरसेस बेटा वो वायरसेस होते हैं जो आरएनए से सीधे आरएनए नहीं बनाते। ये आरएनए से पहले डीएनए बनाते हैं और फिर उस डीएनए से आरएनए बनता है। एड्स एक रीट्रोवायरस है, एचआईवी एक रीट्रोवायरस है। यह सीधे आरएनए से आरएनए नहीं बनाता, जबकि इससे पहले हमने तुम्हें कभी बताया होगा टीएमवी। टीएमवी में भी आरएनए होता है, यह आरएनए कंटेनिंग वायरस है, लेकिन टीएमवी में आरएनए से सीधे आरएनए बनता है। टीएमवी में आरएनए से सीधे आरएनए बनता है, बीच में डीएनए नहीं बनाता वायरस। तो यह रीट्रोवायरस नहीं है, नॉट अ रीट्रोवायरस। रीट्रोवायरसेस वो होते हैं जो पहले आरएनए से डीएनए बनाते हैं और फिर डीएनए से आरएनए बनता है, यानी बीच में डीएनए भी बनता है। आरएनए से जो डीएनए बनता है बेटा, एक एंजाइम, इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। पहले ये जानू, इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए बनना कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसके लिए एक एंजाइम जिम्मेदार होता है, वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो एड्स एक एनवेलप्ड वायरस है, इसके चारों तरफ एक एनवेलप होता है। जब वायरस के बारे में पढ़ाएंगे तो एनवेलप के बारे में बताएंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। ये एक एनवेलप्ड वायरस है और रीट्रोवायरस है। यह आरएनए से सीधे आरएनए ना बना करके पहले आरएनए से डीएनए बनाता है, जिस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। नॉर्मली वायरसेस के अंदर एंजाइम नहीं होते, लेकिन इस वायरस के पास ये एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ध्यान रखना, एक बात और ध्यान रखना, जो रीट्रोवायरसेस होते हैं उनसे कैंसर भी होते हैं। एचआईवी के अलावा भी और होते हैं वायरसेस जो रीट्रोवायरसेस के अंतर्गत आते हैं, वो कैंसर भी पैदा करते हैं। तो रीट्रोवायरसेस कैंसर कॉजिंग वायरसेस भी होते हैं। एचआईवी एक रीट्रोवायरस है जिससे एड्स होता है, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, एड्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे संक्रमित होता है। यह वायरस एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे जाता है? सेक्सुअल कांटेक्ट से। संभोग के दौरान यह वायरस एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे में जा सकता है, कॉन्टेमिनेट हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। दूसरा तरीका क्या है? ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टेमिनेटेड ब्लड, या ब्लड का कोई प्रोडक्ट है, प्लेटलेट्स वगैरह हो गए। संक्रमित व्यक्ति का खून किसी नॉर्मल व्यक्ति के चढ़ाने से उस नॉर्मल व्यक्ति में भी एचआईवी वायरस चला जाएगा। तो एचआईवी वायरस का ट्रांसमिशन ब्लड के थ्रू भी हो सकता है, किसी संक्रमित व्यक्ति का खून किसी को चढ़ा दिया जाए। तीसरा है शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, एज इन केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर। जो नशेड़ी लोग होते हैं, नशा करते हैं, सुइयों के जरिए कोई नशे की चीज
अपनी वेन्स में डालते हैं, नसों में, तो अगर उनमें से कोई एक संक्रमित व्यक्ति है जिसको एचआईवी का इन्फेक्शन है, उसने अपने इंजेक्शन लगाया है इंट्रावेनस यानी वेन्स के अंदर, कोई नशे की दवा डाली है, और उसी सुई का इस्तेमाल कोई दूसरा नशा करने वाला व्यक्ति उनका साथी कर लेता है, तो उसको भी ट्रांसफर हो जाती है डिजीज। तो एड्स जो होती है ये ट्रांसफर हो जाती है संक्रमित व्यक्ति की सुई इस्तेमाल करने से, और उसने वो सुई इंट्रावेनस यूज की थी, अपनी शिरा के अंदर अपनी वेन्स में लगाई थी, तो संक्रमित व्यक्ति की सुई के द्वारा दूसरे लोगों में फैल सकता है। संक्रमित मां से बच्चे में भी हो सकता है। मां अगर एचआईवी पॉजिटिव है तो बच्चा भी हो जाएगा। यह वायरस प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में भी चला जाता है। तो एचआईवी वायरस कैसे ट्रांसमिट होता है? सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान, इंफेक्टेड नीडल्स के को शेयर करने के दौरान, और मां से बच्चे में, मदर टू चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। आगे देखते हैं। कौन से व्यक्ति को ज्यादा खतरा होता है एड्स होने का? एचआईवी पॉजिटिव या एड्स होने का खतरा किन लोगों में ज्यादा होता है? इसमें है इंडिविजुअल्स हु हैव मल्टीपल सेक्स पार्टनर, वो व्यक्ति जो एक से ज्यादा लोगों से संभोग करते हैं, सेक्सुअल संबंध स्थापित करते हैं, उनको एचआईवी पॉजिटिव होने का ज्यादा खतरा होता है। जो ड्रग एडिक्ट है, जो नशा करते हैं और जो दवाइयां लेते हैं, इंजेक्शन के थ्रू नशे की दवा लेते हैं, नसों में इंजेक्शन लगाते हैं इंट्रावेनस वेन्स के अंदर, उनको ज्यादा खतरा होता है एचआईवी पॉजिटिव होने का। और वो इंडिविजुअल्स जिनको लगातार ब्लड चढ़ाया जाता है, जिनमें लगातार ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, तो गलती से अगर किसी संक्रमित व्यक्ति का खून इनको चढ़ जाए, कॉन्टेमिनेटेड पर्सन का खून इनको चढ़ जाए, तो इनको भी हो सकता है। ये भी हाई रिस्क पे होते हैं। और एचआईवी पॉजिटिव इन्फेक्टेड मदर से बच्चे को भी संक्रमण होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो कौन से इंडिविजुअल जिनको एचआईवी पॉजिटिव यानी एड्स होने का ज्यादा खतरा है? जो एक से ज्यादा लोगों से सेक्स करते हैं, यानी मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, नशे की दवा लेते हैं, नशेड़ी हैं, ड्रग एडिक्ट्स हैं, जो नसों के जरिए नशा करते हैं, और वो व्यक्ति जिनको लगातार ब्लड चढ़ाया जाता है, उनको भी संक्रमित व्यक्ति का खून गलती से चढ़ सकता है। और एचआईवी इन्फेक्टेड मां से बच्चे में, इन लोगों को एचआईवी पॉजिटिव या एड्स होने का खतरा ज्यादा है। एचआईवी या एड्स जो होता है ये छूने से या गले वगैरह लगने से, एक दूसरे का हाथ छूने से या हाथ पकड़ने से नहीं फैलता। ये बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू फैलता है। बॉडी फ्लूइड्स का मतलब ब्लड वगैरह के थ्रू फैलता है। छूने से, गले लगाने से एड्स नहीं फैलता। यह केवल बॉडी फ्लूइड्स के जरिए फैलता है। इसलिए जो एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन्स हैं, जो संक्रमित व्यक्ति जिनको एचआईवी या एड्स का इन्फेक्शन हो चुका है, उनको अलग थलग नहीं करना है। शुड नॉट बी आइसोलेटेड। उनको अलग थलग नहीं करना है, उनसे प्यार से उनसे बात करनी है। अगर किसी को एड्स, एचआईवी पॉजिटिव या एड्स हो जाता है तो फैमिली वाले उससे दूरी बना लेते हैं, समाज के लोग, सोसाइटी के लोग उससे दूरी बना लेते हैं। एक तो बेचारा वो बीमार है, एचआईवी पॉजिटिव हो गया, ऊपर से लोग भी उसको जो है फैमिली वाले हटा देते हैं पास से, समाज वाले उसको दूर कर देते हैं, वो भी उसको घृणा से देखते हैं, उससे नफरत करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको अकेले नहीं छोड़ना है, आइसोलेट नहीं करना है, क्योंकि एड्स, एचआईवी छूने से नहीं फैलता। हमेशा देखो एक चीज और ध्यान देना, एचआईवी पॉजिटिव होना अलग बात है। वायरस आपके ब्लड में चला गया, आप एचआईवी पॉजिटिव हो गए,
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अभी आप एड्स हो गया है। एचआईवी पॉजिटिव होना और एड्स होने में अंतर है। वायरस आपके ब्लड में चला गया, आप एचआईवी पॉजिटिव हो गए, लेकिन लक्षण आते आते आपके शरीर में जब इस बीमारी के लक्षण दिखाई पड़ेंगे तब हम कहेंगे आपको एड्स हो गया है। तो कहता कि देयर ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द इंफेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स। एचआईवी इंफेक्शन होने के बाद, यानी ये वायरस आपके शरीर में अगर पहुंच गया और जब लक्षण आएंगे तब कहा जाएगा कि आपको एड्स हो गया है, वरना उससे पहले आपको यह नहीं कहेंगे एड्स हो गया है, आपको कहा जाएगा आप एचआईवी पॉजिटिव हैं। तो बहुत सारे लोग एचआईवी पॉजिटिव हैं, जरूरी नहीं उनको एड्स हो गया है, क्योंकि लक्षण आने में अक्सर 5 से 10 साल लग जाते हैं। तो सिम्टम्स यानी लक्षण आने में, जब लक्षण आएंगे तभी कहा जाएगा कि आपको एड्स हो गया है। वायरस अंदर जाएगा तो ये थोड़ी ना कहा जाएगा कि आपको एड्स हो गया है, ये कहा जाएगा आप एचआईवी पॉजिटिव हो गए हैं। और 5 से 10 साल में लक्षण आ गए, आपके शरीर पे सिम्टम्स आ गए, तब कहा जाएगा कि आपको एड्स हो गया है। तो ये ध्यान रखना। और ये भी समय, एचआईवी पॉजिटिव होना और अपीयरेंस ऑफ सिम्टम आने में 5 से 10 साल लग सकते हैं। तो ये भी समय वेरी करता है। कुछ लोगों में 5 साल में आ गए, कुछ लोगों में 6 साल में आ गया, लक्षण आ गए, कुछ लोगों में 10 साल में सिम्टम्स या लक्षण आए। तो एचआईवी पॉजिटिव वायरस शरीर में आ चुका है, ब्लड में है, सिम्टम्स आ गए तो कहेंगे एड्स हो गया है। इनमें 5 से 10 साल का अंतर हो सकता है। आगे देखें, फिर रेप्लिकेशन ऑफ एचआईवी और रिट्रोवायरस। एचआईवी एक रिट्रोवायरस हमने तुमको बताया, यह कैसे हमारे शरीर के अंदर अपनी संख्या को बढ़ाता है, कैसे रेप्लिकेट करता है। इसको पहले डायग्राम से हम तुमको समझाते हैं। यह है डायग्राम, ध्यान से देखो बेटा। देखो एचआईवी जो वायरस है, ये बहुत ध्यान समझना। ये डायग्राम, ये हमारे शरीर के अंदर 2 तरह की कोशिकाओं पे अटैक करता है, 2 तरह की सेल्स पे अटैक करता है। एक तो मैक्रोफाजेस हैं, भक्षण कोशिकाएं, और दूसरी सेल्स जो है जिन पे अटैक करता है वो है टी हेल्पर सेल्स। टी हेल्पर सेल्स, या इन्हें हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट्स। टी हेल्पर सेल एक तरह की टी लिम्फोसाइट्स हैं। तो एचआईवी किस पे अटैक करता है? यह अटैक करता है मैक्रोफाजेस के ऊपर, भक्षण कोशिकाओं के ऊपर, और टी हेल्पर सेल के ऊपर। मान लो ये जो सेल बनी है यहां पर, ये एक मैक्रोफाज या टी हेल्पर सेल है। सपोज करो ये एक सेल है, या तो ये मैक्रोफाज हो, या इसको समझ लो एक टी हेल्पर सेल है। और टी हेल्पर सेल, ये जो टी हेल्पर सेल है, ध्यान सुनना, इसकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। यह है टी हेल्पर सेल, इसकी सेल मेम्ब्रेन पर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, ग्लाइकोप्रोटीन, जिसे कहते हैं CD4 प्रोटीन। यह CD4 प्रोटीन टी हेल्पर सेल की मेम्ब्रेन पर CD4 प्रोटीन है। जब एचआईवी अंदर शरीर में आता है तो या तो भक्षण कोशिकाएं उसका भक्षण कर लेती हैं, मैक्रोफाजेस में चला जाता है, या टी हेल्पर सेल की जो CD4 प्रोटीन्स होती हैं
उनसे आकर के चिपक जाता है। तो टी हेल्पर सेल की CD4 प्रोटीन्स को यह वायरस रिकॉग्नाइज कर लेता है और यह आकर के उनसे चिपक गया। यह देखो, यह वायरस है एड्स, HIV या एड्स वायरस, जो एक तरह का रीट्रो वायरस है। यह रीट्रो वायरस है। वायरस एक नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करता है। यह मैक्रोफाज हो सकती है, टी हेल्पर सेल है। सपोज करो ये टी हेल्पर सेल है, तो वायरस अपना ये जो HIV या वायरस है, ये अपना RNA अंदर डाल देता है। हमने बताया ना इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, RNA। प्रोटीन कोट अंदर नहीं जाती, ये प्रोटीन कोट ये बाहर रहती है, लेकिन ये अपना RNA सेल के अंदर डाल देता है। ये RNA आ गया। RNA से पहले DNA बनता, हमने तुमको बताया। ये रीट्रो वायरस है, ये RNA से DNA बनाता है पहले। इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो RNA से DNA बनना क्या कहलाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। एक एंजाइम इसमें मदद करता है, वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो RNA से DNA बनता है इस एंजाइम की प्रेजेंस में। ये एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये जो DNA है वो टी हेल्पर सेल या होस्ट की सेल कह लो, हमारी सेल या टी हेल्पर सेल के DNA से जाके चिपक जाता है। वायरस का DNA जाकर के टी हेल्पर सेल के DNA से चिपक जाता है और ये DNA RNA बनाता है। DNA से RNA बनता है, ये ट्रांसक्रिप्शन है। DNA नॉर्मली RNA बनाता है। ये जो इंफेक्टेड कोशिका है, ये HIV से जो संक्रमित हो गई है, टी हेल्पर सेल, उसका DNA RNA बनाता है। इस RNA के आदेश से RNA की बहुत सारी कॉपीज बन जाती हैं। ये DNA RNA की कॉपीज बनाता है। RNA के आदेश से चारों तरफ प्रोटीन कोड बन जाती है। ये प्रोटीन कोड है। टी हेल्पर सेल के अंदर ढेर सारे नए नए वायरस तैयार हो जाते हैं। बहुत सारे वायरस तैयार हो जाते हैं। टी हेल्पर सेल जो होती है रप्चर हो जाती है और नए वायरस पार्टिकल ये बाहर निकल आते हैं और ये दूसरी कोशिकाओं को फिर इन्फेक्ट करते हैं, दूसरी टी हेल्पर सेल को इन्फेक्ट करते हैं। तो HIV जो कि एक रिट्रोवायरस है, ये CD4 प्रोटीन की मदद से टी हेल्पर सेल से चिपक गया, अपना RNA अंदर डाल देता है। वायरल RNA इज इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल। इस RNA से DNA बनता है। वायरल DNA इज प्रोड्यूस्ड बाय एक एंजाइम की मदद से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से। ये DNA जाकर के टी हेल्पर सेल के DNA के साथ इनकॉर्पोरेट यानी चिपक जाता है। टी हेल्पर सेल को आप होस्ट जीनोम भी कह सकते हो। टी हेल्पर सेल या होस्ट के DNA के साथ ये चिपक जाता है, वायरस का DNA, और इस DNA से RNA बनता है। RNA के आदेश से प्रोटीन कोड बन जाती है। टी हेल्पर सेल के अंदर ढेर सारे वायरस बन जाते हैं। प्रोजेनी वायरस कहते हैं इनको, कहते हैं प्रोजेनी वायरस। टी हेल्पर सेल नष्ट हो जाती है, ये वायरस बाहर निकल आते हैं और फिर नई टी हेल्पर सेल को जाकर के इन्फेक्ट करते हैं। तो लगातार HIV टी हेल्पर सेल को नुकसान पहुंचा रहा है, उनकी संख्या को कम कर रहा है और वो नष्ट हो रही हैं। टी हेल्पर सेल के नष्ट हो जाने से पर्सन की इम्यूनिटी कम होती चली जाती है और उसको नॉर्मल बीमारियां TB वगैरह आसानी से हो जाती हैं। पर्सन एड्स से नहीं मरता, HIV के संक्रमण से नहीं मरता, लेकिन HIV या एड्स की वजह से टी हेल्पर सेल्स नष्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है
और कॉमन बीमारियां जैसे टीबी वगैरह उसको हो जाती हैं और उनसे वो व्यक्ति मारा जाता है, वो मर जाता है। तो ये देख लेना इस तरीके से इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना, ये रेप्लिकेशन। आगे देखते हैं हम। रेप्लिकेशन ऑफ एचआईवी और रीट्रोवायरस, ध्यान से देखना। वायरस एंटर्स इनटू द मैक्रोफाज। हमने बताया था ये वायरस दो तरह की सेल्स को पकड़ता है, या तो ये टी हेल्पर सेल और या मैक्रोफाजेस में चला जाता है। वायरस मैक्रोफाज में जाता है जो कि एक तरह की WBC है, एक तरह की श्वेत रुधिर कणिका है, ल्यूकोसाइट। वायरस एंटर कर जाता है मैक्रोफाजेस में। ये तो भक्षण कोशिकाएं हैं, लेकिन लेकिन टी हेल्पर सेल के अंदर हमने तुम्हें बताया CD4 प्रोटीन्स की मदद से वायरस का आकर के चिपक जाता है सेल से और उसका आरएनए अंदर प्रवेश करता है। आरएनए जो वायरस का है अंदर जाकर के रेप्लिकेट करता है और फिर इस आरएनए से डीएनए बनता है। हमने तुम्हें बताया एक एंजाइम की मदद से, वो एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो वायरस का जो आरएनए है ये पहले डीएनए बनाता है। आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये जो वायरस का डीएनए है ये जाके चिपक जाता है, इनकॉर्पोरेट हो जाता है मैक्रोफाज या टी हेल्पर सेल के डीएनए के साथ, या होस्ट के डीएनए के साथ, ऐसा भी कह सकते हैं। वायरस का डीएनए जाके चिपक जाता है मैक्रोफाज या होस्ट के डीएनए के साथ चिपक जाता है और होस्ट के डीएनए को आदेश देता है और होस्ट का डीएनए उसको ट्रांसक्राइब कर देता है। वायरस का डीएनए मैक्रोफाज के डीएनए से चिपक गया, मैक्रोफाज का डीएनए के साथ जाके वायरस का डीएनए चिपक गया। यह वायरस का डीएनए आरएनए बनाने लगता है। इस डीएनए से आरएनए बनते हैं, आरएनए के चारों तरफ प्रोटीन कोड बनती है और ढेर सारे नए नए वायरस पार्टिकल बन जाते हैं। मैक्रोफाज के अंदर बहुत सारे वायरस पार्टिकल बन जाते हैं। कुछ इसी तरह का रेप्लिकेशन ये टी हेल्पर सेल के अंदर भी करता है। मैक्रोफाजेस लगातार वायरस बनाती हैं, कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस। इसलिए मैक्रोफाजेस को कहा जाता है ये एचआईवी फैक्ट्री हैं। एचआईवी वायरस को बनाने वाली फैक्ट्रीज कहलाती हैं मैक्रोफाजेस, क्योंकि मैक्रोफाजेस के अंदर वायरस पार्टिकल्स बनते हैं। वायरस के आरएनए से डीएनए बना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यह डीएनए मैक्रोफाज के डीएनए से चिपक गया और आरएनए बनाने लग गया। आरएनए के चारों तरफ प्रोटीन कोड बन गई। मैक्रोफाजेस के अंदर ढेर सारे वायरस के पार्टिकल बन गए। वायरस के पार्टिकल की संख्या बढ़ती जा रही है। मैक्रोफाजेस इस वायरस की फैक्ट्री हैं, एचआईवी फैक्ट्री कहलाती हैं। इसी बीच क्या होता है, एचआईवी एंटर कर जाता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट के अंदर। हमने तो बताया टी हेल्पर सेल्स या हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। कौन सी प्रोटीन की मदद से ये अंदर कर जाता है? CD4 प्रोटीन्स। CD4 प्रोटीन्स की मदद से एचआईवी टी हेल्पर सेल्स यानी हेल्पर टी सेल्स कह लो या टी लिम्फोसाइट्स कह लो, उनके अंदर पहुंच जाता है और वहां पर भी वैसे ही करता है जैसे मैक्रोफाजेस में है। वहां पर भी ये पहले आरएनए से डीएनए बनाएगा और डीएनए जाकर के टी लिम्फोसाइट के डीएनए से चिपक जाएगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और वो डीएनए बहुत सारे आरएनए बना देगा। आरएनए के चारों तरफ प्रोटीन कोड बन जाती है और टी हेल्पर सेल के अंदर ढेर सारे प्रोजेनी वायरस बन जाते हैं।
ये जो प्रोजेनी वायरस है, ये टी हेल्पर सेल फट जाती है, रप्चर होती है, बाहर निकल आते हैं, ब्लड में आ जाते हैं और दूसरी टी हेल्पर सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, दूसरी हेल्पर टी सेल्स या टी हेल्पर सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। यह लगातार होता रहता है। वायरस टी हेल्पर सेल के अंदर अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, टी हेल्पर सेल्स रप्चर हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और जो नन्हे वायरस निकलते हैं, प्रोजेनी वायरस, ये नई टी हेल्पर सेल्स के अंदर प्रवेश करते हैं, नई टी हेल्पर सेल के अंदर एप्लीकेट करते हैं और लगातार टी हेल्पर सेल्स की संख्या कम हो जाती है। टी हेल्पर सेल की संख्या कम हो जाने से इम्यूनिटी कम हो जाती है, क्योंकि ये लिम्फोसाइट्स क्या करती, इम्यूनिटी देती हैं। तो हेल्पर टी सेल्स या टी हेल्पर सेल्स की संख्या लगातार कम होती है, जिससे इंफेक्टेड पर्सन की इम्यूनिटी कम हो जाती है, शरीर की प्रतिरोधन क्षमता कम हो जाती है। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन सफर फ्रॉम फीवर। जब लगातार टी हेल्पर सेल्स कम हो गई हैं, काफी कम हो जाती हैं, तो पर्सन को बुखार आता है, एड्स के सिम्टम आने लगे, इस बीमारी के लक्षण आने लग जाते हैं। समय लगता है, 5 से 10 साल भी लग सकते हैं। बुखार आता है, यह टी हेल्पर सेल बहुत कम हो जाती हैं, फीवर आता है, पेट खराब हो जाता है, लूज मोशन यानी डायरिया हो जाता है, और एकदम से वजन कम हो जाता है, वेट लॉस। बुखार आता है, फीवर, डायरिया, लूज मोशन, वेट लॉस, वजन में कमी आती है। ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल्स, हेल्पर टी लिम्फोसाइट कह लो या टी हेल्पर सेल, इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। तो उस पर्सन में क्या होता है, उस पर्सन का इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाता है और उसको तमाम तरह के इंफेक्शन हो जाते हैं, संक्रमण, दूसरी बीमारियों का संक्रमण हो जाता है। जो दूसरे बैक्टीरिया वायरस हैं उस पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम काफी कमजोर हो गया है। जैसे टीबी का बैक्टीरिया, बैक्टीरियल इंफेक्शन कॉमन हो जाते हैं एड्स के मरीज में। एड्स के मरीज में बैक्टीरिया जब शरीर कमजोर हो जाता है तो वो हावी हो जाते हैं, उसको टीबी हो जाएगी। एड्स के मरीज में टीबी हो जाती है, या कोई वायरस प्रवेश कर जाता है, इम्यूनिटी कम हो गई है, वायरस शरीर में प्रवेश कर जाएगा और इंफेक्शन कर देगा, इन्फेक्ट कर देगा। कोई दूसरा वायरस एड्स के अलावा, या कोई फंजाई जो है वो उस पर अटैक कर देते हैं और उसको इन्फेक्ट कर देते हैं, उसको बीमार कर देते हैं। एक पैरासाइट है टॉक्सोप्लाज्मा, ये एड्स के मरीजों में बहुत देखा गया है। तो जब मरीज की टी हेल्पर सेल्स कम हो जाती हैं, उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो तमाम इंफेक्शंस, खास करके बैक्टीरियल इंफेक्शन जैसे टीबी वगैरह उस व्यक्ति में हो जाती है, वायरस फंजाई के इंफेक्शन हो जाते हैं, और एक पैरासाइट बहुत कॉमन है, टॉक्सोप्लाज्मा के इंफेक्शन हो जाते हैं। ये याद कर लेना। पेशेंट का इम्यून सिस्टम इतना कमजोर हो जाता है, सो इम्यूनो डेफिशिएंट, जिसकी वजह से वो अनेबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ हरसेल्फ अगेंस्ट दीज इन्फेक्शन। इन बीमारियों से वे अपने आप को बचा नहीं पाता। जो बीमारियां हैं वो उस पर हावी होने लग जाती हैं, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है। उसका इम्यून सिस्टम इतना कमजोर हो जाता है कि कॉमन बीमारियां जैसे टीबी है, वायरस फंजाई या टॉक्सोप्लाज्मा, ये बीमारियों से वो व्यक्ति अपने आप को बचा नहीं पाता, उन संक्रमण से अपने आप को बचा नहीं पाता। यह ध्यान रखना। एड्स, किसी व्यक्ति को एड्स या एचआईवी पॉजिटिव हो गया है तो कैसे पता लगाया जाए? एक ब्लड टेस्ट होता है एचआईवी पॉजिटिव यानी एड्स का पता लगाने के लिए, और वो अलाइजा टेस्ट है। अलाइजा टेस्ट से एड्स या एचआईवी पॉजिटिव पता लग जाता है। अलाइजा का फुल फॉर्म है
एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ऐसे कहते हैं टेस्ट को। तो एचआईवी पॉजिटिव या एड्स के मरीज का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? अलाइजा टेस्ट करते हैं। पीसीआर भी किया जा सकता है, पीसीआर टेस्ट जो कोरोना वायरस में हो रहा है। अब एड्स का इलाज कैसे किया जाए? एड्स के इलाज के लिए कुछ दवाइयां आ गई हैं, लेकिन वो आंशिक रूप से असरदार हैं, पार्शियली इफेक्टिव हैं। कुछ दवाइयां एड्स के इलाज के लिए आ गई हैं, उनको बोलते हैं एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स। एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स में एक पुरानी दवा है AZT, अजीडोथाइमिडीन। अजीडोथाइमिडीन लेकिन ये आंशिक रूप से प्रभावी है, पार्शियली इफेक्टिव है। ये व्यक्ति की उम्र तो बढ़ा सकती है, यानी मरीज 5-10 साल और ज्यादा जी सकता है, लेकिन मौत को नहीं रोक सकती, डेथ को नहीं प्रिवेंट कर सकती। तो एचआईवी मरीज या एड्स का मरीज, उसको मरना ही है। दवाओं के जरिए उसके जीवन काल को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, उसकी उम्र थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन अंत में मरना ही है उसको। जानलेवा बीमारी है, बीमारी से तो नहीं मरता, लेकिन उसका इम्यून सिस्टम इतना कमजोर हो जाता कि नॉर्मल बीमारियां उस पर हावी हो जाती हैं, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। आगे देखते हैं। प्रिवेंशन ऑफ एड्स, एड्स को कैसे रोका जाए? चूंकि एड्स का कोई इलाज तो है नहीं, उसको रोका जाए ताकि संक्रमण ना फैले, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना जाने पाए ये बीमारी, इसको प्रिवेंट करना है, क्योंकि इलाज तो है नहीं पूरी तरीके से। तो कहता है एड्स हैज नो क्योर, एड्स का कोई इलाज नहीं है। बचाव के तरीके हैं, प्रिवेंशन के तरीके हैं, ये सबसे अच्छा विकल्प है। बचाव ही सबसे अच्छा विकल्प है, प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन। अब कैसे प्रिवेंशन किया जाए, कैसे इस बीमारी से बचा जाए? तो यह ध्यान रखना, जिनमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, जिन मरीजों को लगातार ब्लड चढ़ाया जाता है, तो बहुत ध्यान से, जिन व्यक्ति को लगातार ब्लड की जरूरत पड़ती है, उनको ब्लड चढ़ाया जाता है कुछ बीमारियों में, तो उनमें मॉनिटरिंग की जरूरत है। उनमें बहुत ध्यान से देखना है कि किसी संक्रमित व्यक्ति का ब्लड उसको ना चढ़ जाए। तो ब्लड चढ़ाने से पहले उस ब्लड की जांच होती है, अब तो होने लगी है। तो कोई ब्लड अगर डोनेट करता तो सबसे पहले उसकी जांच होती है, किसी तरह का कोई घातक वायरस तो उसमें नहीं है, जैसे एचआईवी और हेपेटाइटिस का वायरस तो नहीं है। जब यह कंफर्म हो जाता तब वो ब्लड चढ़ाने के लिए भेजा जाता है। तो इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो संक्रमित व्यक्ति का खून किसी दूसरे को नहीं चढ़ पाएगा, तो बीमारी आगे नहीं फैलेगी। बच्चे से मां में, अगर मां एचआईवी पॉजिटिव है, तो उसका जो नया बच्चा जो जन्म ले रहा है, उसमें भी संक्रमण हो सकता है, वो भी एचआईवी पॉजिटिव हो सकता है। कुछ तरीके हैं जिससे कि इस बच्चे को बचाया जा सकता है एचआईवी पॉजिटिव होने से, एंटीवायरल ड्रग्स वगैरह यूज करके। एंटीवायरल ड्रग्स की मदद से या और तरीकों से जो एचआईवी पॉजिटिव का मदर का बच्चा है, न्यूबॉर्न, इसको भी बचाया जा सकता है। अगर सही से इसकी मॉनिटरिंग की जाए तो इसको आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। तो ब्लड में अगर इंफेक्शन है और जिन व्यक्ति को लगातार ब्लड चाहिए, तो ब्लड चढ़ाने से पहले उसकी जांच कर लेनी चाहिए, कहीं एचआईवी पॉजिटिव तो ब्लड नहीं है। और मां से जो नए बच्चे में जो जन्म ले रहा है, अगर सही से मॉनिटर किया जाए तो एचआईवी पॉजिटिव मां से नए जो बच्चा जन्म ले रहा है, उसको एचआईवी पॉजिटिव होने से बचाया जा सकता है। अब एक्सक्यूज क्या है, लोग कहते क्या है, बीमारी फैलने का सबसे प्रमुख कारण इग्नोरेंस है, लापरवाही। लापरवाही जो इग्नोरेंस होती है, ये सबसे बड़ा कारण है इस बीमारी को फैलने का।
अब एक व्यक्ति है, उसको मालूम ही नहीं, कई लोगों से वो सेक्स संबंध बना रहा है, इंटरकोर्स करता है, उसके मल्टीपल सेक्स पार्टनर हैं, और वो किसी भी तरह का कोई सावधानी इस्तेमाल नहीं करता, कंडोम्स वगैरह यूज नहीं कर रहा है। ये इग्नोरेंस ही तो है। तो किसी संक्रमित व्यक्ति से उसको भी हो जाएगा, इन्फेक्शन किसी पर्सन से उसमें भी आ जाएगा। तो अगर कंडोम का इस्तेमाल करता तो हो सकता है इसको इन्फेक्शन ना होता, इग्नोरेंस की वजह से ऐसा हुआ। हमारे देश में एक संस्था बनाई गई है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसको कहते हैं शॉर्ट में NACO, NACO। और कुछ गैर सरकारी संस्थाएं हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनको शॉर्ट में NGOs कहते हैं। ये लोगों को शिक्षित कर रही हैं, एजुकेट कर रही हैं, एड्स के बारे में जानकारी दे रही हैं कि यह बीमारी ऐसे फैल जाती है, इस बीमारी से में डेथ हो जाएगी, तुम्हारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, इससे कैसे बचा जाए, ये सारी चीजें बताती हैं। ये गवर्नमेंट की संस्था है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्थाएं, ये लोगों को शिक्षित करती हैं एड्स के बारे में। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने भी एड्स से बचने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए हैं, प्रोग्राम्स, ताकि एड्स यानी HIV इंफेक्शन को स्प्रेड होने से पहले फैलने से रोका जाए। तो WHO ने कई एक प्रोग्राम्स बनाए हैं एड्स को फैलने से रोकने के लिए, HIV इंफेक्शन को फैलने से रोकने के लिए। क्या क्या WHO की गाइडलाइंस है, जरा देखो। मेकिंग ब्लड सेफ फ्रॉम HIV, जो ब्लड बैंक्स के अंदर जो ब्लड होता है, उसको किसी व्यक्ति को चढ़ाने से पहले HIV और हेपेटाइटिस वायरस की जांच कर लेना कि उस ब्लड के अंदर तो नहीं है। अगर ऐसा खून किसी व्यक्ति को चढ़ा दिया जाएगा तो यह बीमारी उसमें भी जा सकती है। WHO का आदेश है डिस्पोजेबल नीडल्स का इस्तेमाल करना, यानी जिस सुई से एक बार किसी को इंजेक्शन लगाया गया है वो किसी दूसरे में इस्तेमाल नहीं करना है, किसी दूसरे पर्सन के लिए। वन टाइम यूज वाले इंजेक्शंस कहलाते हैं डिस्पोजेबल। तो अब आ गए हैं, एक बार इंजेक्शन लगाया उसको फेंक दिया जाता है, किसी दूसरे व्यक्ति में उस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं होता। इन्हें बोलते हैं डिस्पोजेबल नीडल्स या सिरिंजेस। तो जितने भी हॉस्पिटल हैं, चाहे वो पब्लिक हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर कौन सी सुइयों का इस्तेमाल करना है? डिस्पोजेबल। क्योंकि HIV संक्रमित सुई यानी इंफेक्टेड इंजेक्शन से भी जा सकता है दूसरे व्यक्ति में। कॉन्डोम्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना, कि कॉन्डोम्स यूज करते हैं सेक्स के दौरान तो HIV से बचा जा सकता है। 1 दिसंबर एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गवर्नमेंट की संस्थाएं और NGOs कॉन्डोम्स का वितरण करती हैं, कॉन्डोम्स बांटती हैं लोगों के बीच में। 1 दिसंबर एड्स डे है, ये सब ध्यान रखना। आगे देखते हैं, कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज, दवाइयों के नशा करने वाली दवाइयों का गलत इस्तेमाल करना रोकना। लोग दवाइयों का गलत इस्तेमाल ना करें नशे के लिए, उसको रोकना, उसको कंट्रोल करना। क्योंकि अक्सर जो नशा करने वाले हैं और जो नसों के जरिए इंजेक्शन लेते हैं, नसों में इंजेक्शन लगाते हैं, अगर उनमें से किसी एक HIV पॉजिटिव है तो वो दूसरे अपने साथियों को फैला सकता है बीमारी। सेफ सेक्स की एडवोकेटिंग, सुरक्षित यौन संबंध स्थापित करना।
कंडोम वगैरह का इस्तेमाल करना, एक से ज्यादा लोगों के साथ सेक्स नहीं करना, इन सब चीजों के बारे में लोगों को बताना। फिर इसके बाद है रेगुलर चेकअप्स फॉर HIV इन ससेप्टेबल पॉपुलेशन। ऐसी पॉपुलेशन, ऐसी जनसंख्या जहां पर बहुत सारे HIV के मरीज हैं और जो मरीज नहीं हैं उनकी लगातार जांच कराना, क्योंकि वो ससेप्टेबल हैं। आसपास बहुत सारे HIV मरीज हैं, उनके आसपास वो किसी तरीके से उनमें HIV का संक्रमण कर सकते हैं, HIV वायरस को पहुंचा सकते हैं, उसका इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो HIV पेशेंट्स के आसपास रहते हैं या उनके आसपास HIV के मरीज बहुत सारे हैं, किसी तरीके से HIV का इन्फेक्शन उनमें ना चला जाए, उनमें ना पहुंच जाए, उनको बोलते हैं ससेप्टेबल पॉपुलेशन। ऐसे लोगों को जरा लगातार HIV टेस्ट करते रहना, उनमें रेगुलर चेकअप करना। अगर किसी व्यक्ति को HIV का इन्फेक्शन हो गया है तो इसको छुपाना नहीं है, शुड नॉट बी हिडन। अगर किसी व्यक्ति को HIV पॉजिटिव हो गया तो वो छुपाए नहीं, इसको बता देना चाहिए, क्योंकि अगर वो छुपाएगा तो गलती और हो सकती है, ये इन्फेक्शन और लोगों में फैल सकता है। मान लो किसी एक व्यक्ति को HIV का इन्फेक्शन हो गया, HIV पॉजिटिव हो गया, अगर वो छुपाएगा तो वो नहीं बताएगा जाकर के डॉक्टर वगैरह को, तो वो दूसरे लोगों में भी इन्फेक्शन जा सकता है, हस्बैंड से वाइफ में जा सकता है, या वो व्यक्ति अगर जिन जिन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट करेगा सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान बाकी लोगों में पहुंचा सकता है वायरस। तो HIV जिसको भी इंफेक्शन हो गया उसको छुपाना नहीं, हिडन नहीं रखना है, बता देना है, ताकि आगे किसी को इंफेक्शन ना होने पाए, स्प्रेड ना होने पाए। फिर कहता है HIV एड्स इंफेक्टेड पीपल जो होते हैं, जिनको HIV पॉजिटिव हो गया, एड्स हो गया, ऐसे संक्रमित व्यक्ति, इनको मदद की जरूरत है, नीड हेल्प। इनको आपकी दया की जरूरत है, सिंपैथी, ना कि इनको आप तिरस्कृत कर दें, इन्हें समाज से अलग कर दें। समाज इसको अलग ना कर दे। जो HIV पॉजिटिव या एड्स के मरीज हैं वो आपकी मदद चाहते हैं, आपकी सिंपैथी चाहते हैं, आपका प्यार चाहते हैं, लेकिन लोग, सोसाइटी करती क्या है, उनको तिरस्कृत कर देती है, रिजेक्ट कर देती है, किनारे कर देती है, इस डर से कहीं उनको भी HIV पॉजिटिव ना हो जाए। जबकि HIV और एड्स जो होता है छूने से नहीं होता, टच से, यह ध्यान रखना। कहता है अनलेस सोसाइटी रिकॉग्नाइजेज इट एज ए प्रॉब्लम, जब तक कि समाज इसे एक समस्या की तरह नहीं मानेगा और इस समस्या को एक साथ मिलकर के डील नहीं करेगा, तब तक इस बीमारी को फैलने से बहुत ज्यादा, कई गुना फैलने से, मैनीफोल्ड फैलने से कोई रोक नहीं पाएगा। जब तक के समाज को इस बीमारी को, इस प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रहा है, समाज इसको रिकॉग्नाइज, इस बीमारी को एक समस्या की तरह नहीं मान रहा है उसे, और इसको एक साथ मिलकर के डील नहीं कर रहा है, सारे लोग मिलकर के इससे लड़ेंगे, तब तक के इस बीमारी को कई गुना तेजी से फैलने से, वाइडर स्प्रेड का मतलब बहुत ज्यादा फैलने से नहीं रोका जा सकता, और यह बीमारी तेजी से फैल जाएगी। तो सबको मिलकर के, इसको एड्स, HIV एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको मिलकर के, एक साथ मिलकर के हम लोग दूर करेंगे, ऐसा सोचना चाहिए, तभी इस पे नियंत्रण हो सकता है, वरना यह बहुत तेजी से बहुत लोगों तक पहुंच जाएगी। तो ये तुमने देखा। अब नेक्स्ट बीमारी जो हम लोग देखेंगे वो है बेटा कैंसर।
चूंकि एनसीईआरटी ने एड्स के बाद क्या दे रखा है? कैंसर। ठीक है बेटा? कैंसर। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। ये एक डेडली डिजीज है, जानलेवा बीमारी है, और पूरी दुनिया में मृत्यु का यह प्रमुख कारण है। यह डेथ का मेजर कॉज है पूरे ग्लोब में। पूरे इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मौतें कैंसर से होती हैं। लेकिन कैंसर एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। एचआईवी और एड्स तो इन्फेक्शियस है, एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे में चली जाती है, लेकिन कैंसर ऐसा नहीं है। कैंसर एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे में नहीं जाती। लेकिन दुनिया में हो रही मौतों का यह सबसे बड़ा कारण है। कहता मोर देन ए मिलियन इंडियंस, 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा लोग इंडिया के 10 लाख से ज्यादा लोग हर साल कैंसर से प्रभावित होते हैं, सफर फ्रॉम कैंसर, और उनमें बहुत सारे मर जाते हैं। हर साल यानी एनुअली इंडिया में 10 लाख से ज्यादा लोग कैंसर से प्रभावित होते हैं, उनको कैंसर होता है, और लार्ज नंबर बहुत सारे उनमें से डाई यानी मर जाते हैं। कैसे कैंसर पैदा होता है जरा देखो। कैसे कैंसर पैदा होता है, कैसे हमारी सेल कैंसर सेल में बदल जाती हैं। नॉर्मल सेल कैंसर सेल में बदल जाती हैं, इसको कहते हैं ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। नॉर्मल सेल में डिवीजन चलता है, लेकिन कैंसर सेल में डिवीजन अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाता है। जो सेल डिवीजन है, एक नॉर्मल सेल में जो डिवीजन हो रहा था, अगर ये कैंसर सेल में बदल गई है, यानी ऑन्कोजेनिक हो गई ये सेल, तो इसमें डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाता है। बहुत तेज डिवीजन शुरू हो जाते हैं, जिससे कि शरीर में ट्यूमर्स बन जाते हैं, फोड़े बन जाते हैं शरीर के अंदर, ट्यूमर्स। शुरुआत में ये बेनाइन ट्यूमर्स कहलाते हैं, बाद में ये घातक हो जाते हैं ट्यूमर्स, मैलिग्नेंट हो जाते हैं। तो कैसे कैंसर पैदा होता है? कैसे हमारी नॉर्मल सेल्स कैंसर सेल में बदल जाती हैं, इसे कहते हैं ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। कैंसर का कैसे इलाज किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट, और कैंसर को कैसे नियंत्रण किया जाए, उसका कंट्रोल, have been some of the most intense area of research in biology and medicine. बायोलॉजी और मेडिसिन में शोध के, रिसर्च के सबसे बड़े क्षेत्र यही हैं। यानी बायोलॉजी और मेडिसिन में रिसर्च अगर करनी है कैंसर को लेकर के, तो इन 3 चीजों पे ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है। कैसे नॉर्मल सेल ऑन्कोजेनिक हो जाती हैं, उनका ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कैसे कैंसर का इलाज किया जाए, ट्रीटमेंट, और कैसे कैंसर को रोका जाए, कंट्रोल। बायोलॉजी और मेडिसिन में ये 3 क्षेत्र हैं जिनमें शोध की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। कहता कि हमारे शरीर के अंदर सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन, इनमें परस्पर बड़ा सामंजस्य होता है। ये हाईली कंट्रोल्ड होते हैं और ये हाईली रेगुलेटेड होते हैं। सेल डिवाइड करने से पहले बड़ी होती है, यानी सेल ग्रोथ होती है। फिर ये सेल 2 सेल में डिवाइड कर जाती है, सेल डिवीजन है। तो सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन, और ये सेल आगे चल करके दूसरी सेल में बदल जाती हैं, किसी अन्य सेल में बदल सकती हैं,
इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। ये स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं, डिफरेंशिएट कर जाती हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन होता है, इसमें जबरदस्त नियंत्रण होता है। इनमें परस्पर बड़ा कोऑर्डिनेशन होता है, क्योंकि ये घटनाएं जो होती हैं जेनेटिकली कंट्रोल्ड होती हैं। तो सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन ये हाईली कंट्रोल और रेगुलेटेड होता है हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन जब नॉर्मल सेल कैंसर सेल में बदल जाती है, यानी ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन इनमें नियंत्रण नहीं रहता, अनकंट्रोल्ड हो जाता है। तो यह ध्यान रखना, जब सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन अनकंट्रोल्ड हो जाता है तो यह कैंसर को जन्म देता है। तो सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन, सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन और डिफरेंशिएशन, इनमें परस्पर बड़ा कोऑर्डिनेशन और रेगुलेशन है, नियंत्रण है। अगर ये नॉर्मल सेल कैंसर सेल में बदल जाएगी तो सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन और डिफरेंशिएशन सही से नहीं होगा, कैंसर बन जाता है, कैंसर पैदा हो जाता है। जो नॉर्मल सेल्स होती है उनमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, ध्यान रखना। नॉर्मल सेल है, ध्यान रखना। नॉर्मल सेल में एक कैरेक्टर होता है, एक लक्षण होता है, जिसे कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। इसका मतलब यह होता है कि जब नॉर्मल सेल किसी दूसरी सेल के संपर्क में आती हैं तो इनहिबिट कर देती है उसकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को, उसकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को रोकती हैं। नॉर्मल सेल के अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, कैंसर सेल में नहीं है, ध्यान रखना। नॉर्मल सेल के अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। जब ये नॉर्मल सेल्स दूसरी कोशिकाओं के संपर्क में आती हैं, अगर उनमें अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है तो उसको इनहिबिट करती हैं। कैंसर सेल में यह प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। कैंसर सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होता, इसलिए कैंसर सेल जो होती हैं वो ये लगातार डिवाइड करती हैं और सेल्स के मासेस बन जाते हैं। सेल्स एक जगह बहुत सारी डिवाइड करके इकट्ठा हो जाती हैं और ट्यूमर्स बन जाते हैं, यानी फोड़े जैसे बन जाते हैं। तो नॉर्मल सेल के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है, जरा बताओ? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। इसका मतलब यह होता है कि नॉर्मल सेल्स जब दूसरी अनकंट्रोल्ड सेल, दूसरी सेल्स के संपर्क में आती हैं और उनके अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को वो रोकती हैं। कैंसर सेल में यह कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होता। ये सेल्स क्या करती हैं? ये लगातार सेल से डिवाइड करती हैं और बहुत सारी सेल्स एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं, मासेस ऑफ सेल्स, और ट्यूमर यानी फोड़ा बनाती हैं। ध्यान रखना, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नॉर्मल सेल में होता, कैंसर सेल में यह प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, यह नहीं होती। ट्यूमर दो तरह के होते हैं, फोड़े। एक कहलाते हैं बेनाइन ट्यूमर यानी हल्के वाले, और एक कहलाते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, घातक वाले, मैलिग्नेंट। बेनाइन ट्यूमर्स जो होते हैं जिस जगह पर रहते हैं वहीं पर रुके रहते हैं, रिमेन टू देयर ओरिजिनल लोकेशन। ये फोड़े जहां पर भी बनते हैं ट्यूमर्स अपनी जगह पर रुके रहते हैं और ये शरीर के दूसरे हिस्से में नहीं फैलते, डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इससे शरीर को कम नुकसान होता है, कॉज लिटिल डैमेज। जो बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं ये अपनी जगह पे रुके रहते हैं, इनकी सेल्स, कोशिकाएं दूसरे शरीर के दूसरे भागों में नहीं जाती, ये ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, इनसे शरीर को नुकसान ज्यादा नहीं होता। ऑपरेशन करके इनको निकाला जा सकता है, बेनाइन ट्यूमर ऑपरेट करके निकाले जा सकते हैं, इनसे शरीर को नुकसान नहीं होता, बहुत कम नुकसान होता है। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं ये घातक वाले हैं, इनके अंदर जो सेल्स हैं वो लगातार डिवाइड करती हैं, प्रोलिफरेट करती हैं।
इनके अंदर सेल्स लगातार डिवाइड करती रहती हैं, प्रोलिफरेट करती हैं, यानी डिवाइड करती हैं। इनको कहते हैं न्यूप्लास्टिक या ट्यूमर सेल्स। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की सेल्स लगातार प्रोलिफरेट करती हैं, अपनी संख्या को बढ़ाती हैं, ये न्यूप्लास्टिक कहलाती हैं। न्यूप्लास्टिक ये सेल्स बहुत तेजी से ग्रो करती हैं, वेरी रैपिडली, और ये आसपास के टिश्यू में चली जाती हैं, इन्वेड कर जाती हैं, और जो नॉर्मल टिश्यू आसपास होता है उसको डैमेज करती, नुकसान पहुंचाती हैं। तो जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं इनके अंदर सेल्स लगातार डिवाइड करती हैं, न्यूप्लास्टिक हैं। ये सेल्स करती क्या, बहुत तेजी से डिवाइड करती हैं और आसपास जो नॉर्मल टिश्यू है उसके अंदर घुस जाती हैं, इन्वेड कर जाती हैं और उसको डैमेज यानी नुकसान पहुंचाती हैं। कहता कि ये एज दीज सेल्स एक्टिवली डिवाइड, ये सेल्स बहुत तेजी से डिवाइड करती हैं और ग्रो करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सारा न्यूट्रिशन ये खींच लेती हैं। ये सेल्स बहुत तेजी से ग्रो करती हैं और बहुत तेजी से डिवाइड करती हैं, तो शरीर का जितना पोषण है, न्यूट्रिशन है, ये खींच लेती हैं, जिससे कि नॉर्मल सेल्स भूखी रह जाती हैं। नॉर्मल सेल को न्यूट्रिशन नहीं मिलता, दे आर स्टार्व्ड, वो स्टार्व्ड यानी भूखी रह जाती हैं, डू नॉट गेट न्यूट्रिशन। उनको पोषण नहीं मिलता। तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, जो हमारे शरीर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वाइटल न्यूट्रिएंट्स जो मेटाबॉलिज्म में भाग लेते हैं, वो कैंसर सेल्स के अंदर चले जाते हैं, नॉर्मल सेल्स को वो नहीं मिल पाते। तो नॉर्मल सेल्स स्टार्व्ड हो जाती हैं, उनको ये नहीं मिल पाते। ये सारे न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं कैंसर सेल के पास। मैक्सिमम कैंसर सेल्स एक्टिवली डिवाइड करती हैं और ग्रो करती हैं। ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं, इनकी सेल्स उनमें से झड़ती हैं, अलग होती हैं। ट्यूमर के अंदर से सेल्स स्लाउ फ्रॉम सच ट्यूमर्स, इन ट्यूमर से सेल्स झड़ती हैं, अलग होती हैं, स्लाउड ऑफ। और ये ट्यूमर से निकल के ब्लड के जरिए दूसरे ऑर्गन्स में पहुंच जाती हैं, दूसरी जगहों पे पहुंच जाती हैं। ट्यूमर शरीर में कहीं और पर है, उसकी सेल्स निकल करके, अलग होकर के, स्लाउड ऑफ होकर के ब्लड के जरिए बॉडी के अन्य हिस्सों में चली जाती हैं, डिस्टेंटली दूर, पैर में वहां तक चली गई, डिस्टेंट साइज, जो दूर स्थान है शरीर में, वहां तक चली जाती हैं और ट्यूमर बना लेती हैं वहां पे जाकर के। तो कैंसर पूरी बॉडी में फैलने लग जाता है। तो ट्यूमर से सेल्स अलग होती हैं और दूर स्थित दूसरे शरीर के भागों में पहुंच जाती हैं ब्लड के जरिए, और वहां पे जाकर के ये कोशिकाएं नए ट्यूमर बना लेती हैं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटास्टेसिस। बहुत पूछा जाता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर की कोशिकाएं ट्यूमर से अलग होकर के ब्लड के जरिए शरीर के अन्य हिस्सों में पहुंच जाती हैं, वहां पे ट्यूमर बना लेती हैं, कैंसर पूरी बॉडी में फैल जाता है, मेटास्टेसिस। आगे देखते हैं। कॉजेज ऑफ कैंसर, कैंसर के कारण। कैंसर कैसे होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स into cancerous neoplastic cells may be induced by physical, chemical and biological agents. बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, जैसे फिजिकल एजेंट्स में जैसे टेम्परेचर है, हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं, एक्सरेज वगैरह, यूवी रेज। केमिकल्स में
नाइट्रस एसिड है, HNO2 है, बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं तो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स जिनकी वजह से नॉर्मल सेल कैंसर सेल में बदल जाती हैं, यानी न्यूप्लास्टिक सेल्स में बदल जाती हैं, इनको हम लोग कहते हैं कार्सिनोजेंस। कैंसर पैदा करने वाले एजेंट्स, वाहक, कार्सिनोजेन कहलाते हैं। इनमें बहुत सारे आते हैं। इनमें फिजिकल एजेंट्स हैं, केमिकल एजेंट्स हैं और बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं। ये अक्सर नॉर्मल सेल में म्यूटेशन पैदा कर देते हैं, जिससे नॉर्मल सेल्स जो होती हैं ये कैंसर यानी न्यूप्लास्टिक सेल्स में बदल जाती हैं। तो वो सब्सटेंसेस जो कैंसर पैदा करते हैं उनको हम लोग कहते हैं कार्सिनोजेन। बायोलॉजिकल एजेंट्स में वायरसेस भी हो सकते हैं। कुछ वायरसेस जो होते हैं ये बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं जो कैंसर पैदा करते हैं। केमिकल एजेंट्स में हमने बताया नाइट्रोबेंजीन है, HNO2 है, 5-ब्रोमोयूरेसिल है। फिजिकल एजेंट में एक्स रेज है, गामा रेज है, हाई एनर्जी रेडिएशंस। ये कार्सिनोजेंस होते हैं, ये नॉर्मल सेल को कैंसर यानी न्यूप्लास्टिक सेल्स में बदल देते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशंस, आयोनाइजिंग मतलब जिनमें आयनन की क्षमता है, जैसे एक्स रेज और गामा रेज। एक्स रेज और गामा रेज ये आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं। ये कैसे विकिरण हैं? जिनमें आयनन की क्षमता है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में, जिनमें आयनन की क्षमता नहीं है, ऐसे विकिरण जैसे यूवी रेज, ये हमारे डीएनए को खराब करते हैं। हमारा डीएनए इनको एब्जॉर्ब कर लेता है और ये डीएनए को डैमेज करते हैं, जिससे कि नॉर्मल सेल जो होती है वो न्यूप्लास्टिक यानी कैंसर सेल में बदल जाती हैं, ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती हैं। तो एक्स रेज और गामा रेज जो कि आयोनाइजिंग रेडिएशन है, यूवी रेज जो कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, ये हमारी सेल के डीएनए को डैमेज करता है। हमारी सेल्स इन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। डीएनए डैमेज होने से नॉर्मल सेल बदल जाती है न्यूप्लास्टिक में। कुछ केमिकल्स ये तो कहलाते हैं फिजिकल म्यूटाजेंस, या फिजिकल हो गया फिजिकल कार्सिनोजेंस। केमिकल कार्सिनोजेंस में हमने नाइट्रोबेंजीन तुमको बताया, HNO2 बताया, फॉर्मल्डिहाइड भी होता है। इसके अलावा टोबैको स्मोक, तंबाकू का धुआं, यह प्रमुख कारण होता है लंग कैंसर का। जो लोग तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, ये जो तंबाकू का धुआं है उसमें निकोटीन है, यह लंग कैंसर का प्रमुख कारण है। यह केमिकल कार्सिनोजेन है, एक रासायनिक कैंसर पैदा करने वाला एजेंट है, कारक है, जो लंग कैंसर के लिए जिम्मेदार है। बायोलॉजिकल एजेंट्स में वायरसेस हैं। बहुत सारे वायरसेस ऐसे होते हैं जो कैंसर पैदा करते हैं हमारे शरीर में। इनको हम कहते हैं ऑन्कोजेनिक वायरसेस। इनके पास जीन्स होते हैं जिनसे हमारे शरीर में कैंसर पैदा हो जाता है। ये जीन्स कहलाते हैं वायरल ऑन्कोजीन्स। तो वायरसेस कुछ ऐसे पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में कैंसर पैदा करते हैं, ये कहलाते हैं ऑन्कोजेनिक वायरसेस। इनके पास कुछ जीन्स होते हैं जिनकी मदद से कैंसर करते हैं। ये जीन्स कहलाते हैं वायरल ऑन्कोजीन्स। कैंसर पैदा करने वाले जीन्स इन वायरस के पास होते हैं, ऑन्कोजीन्स। हमारे सेल के अंदर भी कुछ जीन्स पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CONC, सी ऑन्क, या इनको कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स। हमारी सेल के अंदर भी कुछ जीन्स पाए जाते हैं जो कैंसर पैदा करते हैं।
उनको बोलते हैं सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स, शॉर्ट में CONC, या इनको प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहते हैं। इनको भी पहचान लिया गया है। ये हमारी नॉर्मल सेल्स के अंदर हो सकते हैं, आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल्स। तो हमारी नॉर्मल सेल्स के अंदर भी कुछ कैंसर को पैदा करने वाले जीन्स पाए जाते हैं। ये सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स हैं, या इन्हें कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स। लेकिन जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ये जब जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं कुछ परिस्थितियों में, इनके कारण हो सकते हैं फिजिकल कार्सिनोजन की वजह से, केमिकल कार्सिनोजन की मदद से ये एक्टिवेट हो सकते हैं, या बायोलॉजिकल एजेंट भी इनको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो नॉर्मल सेल कैंसर सेल में बदल जाती हैं, यानी ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो हमारी नॉर्मल सेल के अंदर कैंसर को प्रोड्यूस करने वाले जीन्स मौजूद हैं। ये सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स या प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं। जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं कार्सिनोजेंस की वजह से, तो नॉर्मल सेल को बदल देते हैं कैंसर या ऑन्कोजेनिक सेल में बदल देते हैं। तो इन कार्सिनोजेंस की प्रेजेंस में ये नॉर्मल जीन्स प्रोटो ऑन्कोजीन्स बदल जाते हैं ऑन्कोजीन्स में। नॉर्मल जीन्स कैंसर जीन्स यानी ऑन्कोजीन्स में बदल जाते हैं। तो ऐसे लोग जो कि सेंसिटिव हैं, जिनके खानदान में कैंसर कॉमन है, उनके ये नॉर्मल जो सेल के अंदर जो कैंसर वाले जीन्स मौजूद हैं, ये एक्टिवेट हो सकते हैं कार्सिनोजेंस की प्रेजेंस में। तो ऐसे लोगों को कार्सिनोजेंस से दूर रखना है। इन कार्सिनोजेंस के संपर्क में ना आए, वरना उनके नॉर्मल ऑन्कोजीन्स ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं ऑन्कोजीन्स में, कैंसर कॉजिंग जीन्स में बदल सकते हैं। यह ध्यान रखना। आगे देखते हैं। यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, हमारी सेल के अंदर कैंसर से बचने के लिए भी जीन्स होते हैं, जैसे P53 जीन्स। ये अच्छा वाला जीन प्रिवेंट अस फ्रॉम कैंसर, ये अलग से याद कर लेना। P53 जीन, ये अलग से जीन याद कर लेना, ये हमें कैंसर से बचाने में मदद करता है। P53। आगे देखते हैं। कैंसर का कैसे पता लगाया जाए और कैसे इसको डायग्नोज किया जाए। कैंसर, किसी व्यक्ति को कैंसर, इसको कैसे पता लगाया जाए। तो कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। अगर कैंसर हमको शुरू में पता लग जाए तो उसका आसानी से इलाज हो जाता है और जान को बचाया जा सकता है। तो अर्ली डिटेक्शन अगर कैंसर का हो जाए, और यह जरूरी भी है, ताकि बीमारी व्यक्ति के शरीर के और भागों में ना फैल गई, यानी बेनाइन ट्यूमर, हल्का वाला ट्यूमर मैलिग्नेंट ना बन जाए और मेटास्टेसिस ना हो जाए, यानी शरीर में ना फैल जाए। तो शुरुआत में कैंसर का पता लगा लेना जरूरी होता है, इसेंशियल है, जिससे कि इस बीमारी का सफलतापूर्वक इलाज बहुत सारे केसेस में हो सकता है, बहुत सारे मरीजों का किया जा सकता है। अगर बीमारी का इलाज शुरू में पता लग जाए तो कैंसर का इलाज संभव है और जान बचाई जा सकती है। कैंसर का कैसे पता लगाया जाए? यह बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज पर आधारित है। बायोप्सी का मतलब यह होता है ट्यूमर के अंदर से कुछ सेल्स को निकाल लेते हैं, थोड़ा सा टिश्यू निकाल लेते हैं ट्यूमर से। निकालने के बाद उस टिश्यू को निकालना बायोप्सी है। टिश्यू को निकाल लिया ट्यूमर से और उसका फिर उसकी स्टडी की जाती है
उसको कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। या ब्लड की स्टडी की जाती है, अगर जिसको ब्लड कैंसर है तो बोन मैरो को निकाल करके उसका स्टडी की जाती है, बोन मैरो टेस्ट किए जाते हैं और यह देखा जाता है कि कोशिकाओं की संख्या कितनी है। इंक्रीज्ड सेल काउंट देखा जाता है, खास करके ल्यूकीमिया में, ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर में। तो कैंसर का पता लगाने के लिए जो ट्यूमर है उसमें से थोड़ा सा पार्ट निकाल लिया जाता है, बायोप्सी, टिश्यू की स्टडी की जाती है, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। ब्लड कैंसर है तो ब्लड की जांच की जाती है, बोन मैरो की जांच की जाती है, क्योंकि ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, और सेल की संख्या गिनी जाती है, खास करके WBC की। WBC यानी ल्यूकोसाइट्स। नॉर्मल ल्यूकोसाइट्स जो होती हैं वो 6000 से 8000 यानी 8000 के नीचे ही रहती हैं। लेकिन अगर किसी को कैंसर हो गया है, ब्लड कैंसर है, तो WBC ल्यूकोसाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, 1 लाख के आसपास पहुंच जाती हैं। यह ध्यान रखना। तो कैंसर का कैसे पता लगाया जाए? बायोप्सी से टिश्यू थोड़ा निकाल करके उसकी स्टडी करते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। ब्लड या बोन मैरो की सेल्स को काउंट करके उनकी संख्या बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ गई है, इससे कैंसर का पता लगाया जा सकता है। बायोप्सी में क्या होता है? अ पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू कट इनटू थिन सेक्शंस। कोई टिश्यू है, कोई ट्यूमर है, सपोज करो, ये हमें पता लगाना कहीं ये कैंसर वाला ट्यूमर तो नहीं है, फोड़ा, ये फोड़ा कैंसर वाला तो नहीं है, अभी हमको मालूम नहीं है, सस्पेक्टेड है। तो बायोप्सी में एक टुकड़ा उसका निकाल लेते हैं, उसकी पतली पतली स्लाइसेस बनाते हैं, उसको किसी डाई से स्टेन कर लेते हैं, रंग लेते हैं, स्टेन कर लेते हैं, और माइक्रोस्कोप में उसको स्टडी करते हैं। इसको कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। टिश्यूज की स्टडी करना माइक्रोस्कोप में, यह हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी है। तो बायोप्सी में किसी टिश्यू को जहां लगता है कैंसर तो नहीं यहां पर है, उसको निकाल लेते हैं कोई फोड़े वगैरह से, ये फोड़ा कैंसर वाला तो नहीं है, उसकी पतली स्लाइसेस बना करके उसको स्टेन करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज होती हैं। तो कैंसर सेल्स में क्रोमोसोमल एबरेशंस भी हो सकते हैं, सेल डिविजन्स में गड़बड़ियां हैं, और भी गड़बड़ियां देखी जाती हैं। यह पता लगा लिया जाता है कि ये जो फोड़ा है ये कैंसर वाला है कि नॉर्मल फोड़ा है, बेनाइन है या मैलिग्नेंट, ये भी पता लग जाता है। कुछ टेक्निक्स आ गई हैं, जैसे रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी का मतलब एक्सरेज, सीटी स्कैन है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सीटी स्कैन सुनते होंगे ना, सीटी स्कैन, और एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये नई टेक्निक आ गई है, ये बहुत ही लाभदायक हैं, यूजफुल हैं। इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर अगर कैंसर हो गया उसका पता लगाने के लिए, शरीर के हमारे किसी ऑर्गन में कैंसर हो गया है, इसको पता लगाने के लिए हमारे पास एक्सरेज हैं, सीटी स्कैन यानी कंप्यूटेड टोमोग्राफी, और एमआरआई है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इन टेक्निक्स के द्वारा हम शरीर के भीतरी अंगों में कैंसर का पता लगा सकते हैं। इंटरनल ऑर्गन के कैंसर का पता लगाया जा सकता है, खास करके एमआरआई, ये ज्यादा बेहतर टेक्निक है। आगे देखते हैं। जो सीटी स्कैन होता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इसमें एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है। सीटी स्कैन में यूज की जाती हैं एक्सरेज,
इनमें एक्सरे का इस्तेमाल होता है। ये एक्सरेज मरीज के शरीर में भेजी जाती हैं, मरीज के शरीर में जाती हैं और शरीर के जितने अंग होते हैं उनका 3D इमेज देती हैं, 3 डायमेंशनल इमेज देती है इंटरनल ऑर्गन्स का। चूंकि इसमें एक्सरे का इस्तेमाल होता है और एक्सरे शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं, तो यह इन्वेसिव टेक्निक है। इससे शरीर को थोड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक्सरे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो एक्सरे का इस्तेमाल होता तो यह इन्वेसिव टेक्निक है। तो सीटी स्कैन एक तरह की इन्वेसिव टेक्निक है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सरे का इस्तेमाल होता है, एक्सरे शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं और जो ऑर्गन्स होते हैं उनका 3 डायमेंशनल इमेज हमको मिल जाता है इस टेक्निक के माध्यम से, सीटी स्कैन के माध्यम से। जो एमआरआई होती है इसमें मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं, इसके अंदर बहुत ही तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड होती है और ये नॉन आयोनाइजिंग है, इनमें आयनन क्षमता भी नहीं होती। इनमें रेडियो वेव्स का भी इस्तेमाल होता है। तो ये टेक्निक जो होती है इसमें एक्सरे का इस्तेमाल नहीं होता, शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती, नॉन इन्वेसिव है। कैसी है? नॉन इन्वेसिव टेक्निक होती है। इससे क्या, ये बहुत ही एक्यूरेट पता लगा दी, बिल्कुल सही तरीके से पता लग जाता है हमारे शरीर के अंदर कोई पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल बदलाव हुआ है हमारी जीवित कोशिकाओं में, टिश्यूज में। एमआरआई के जरिए हमको पता लग जाता है। तो एमआरआई एक नॉन इन्वेसिव टेक्निक है, इसमें किसी तरह का रेडिएशन, इस तरह का एक्सरे वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता। इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज की जाती है, नॉन आयोनाइजिंग है, आयनन क्षमता नहीं है और यह बहुत अच्छे से पता लगा लेती है एक्यूरेटली जो हमारे लिविंग टिश्यूज हैं उनमें कौन से पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं, हमारे टिश्यूज के अंदर कौन से बदलाव हुए हैं। कैंसर से पहले कैसी थी, कैंसर के बाद कैसी है, पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या हुए हैं और सेल के फंक्शंस में क्या चेंजेस हो रहे हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस। फिर कहता है एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन आर ऑल्सो यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर। कुछ कैंसर्स का पता लगाने के लिए हम लोग कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज है उनका इस्तेमाल करते हैं। इन एंटीबॉडीज की मदद से हम कैंसर सेल्स को पकड़ सकते हैं या कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन को पकड़ लेते हैं और कैंसर सेल्स के बारे में पता लगा लेते हैं। तो कुछ कैंसर्स के अंतर्गत एंटीबॉडीज की मदद ली जाती है कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस यानी कैंसर सेल्स का पता लगाने के लिए। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो मॉलिक्यूल लेवल पर बायोलॉजी को समझाती है, मॉलिक्यूल मतलब डीएनए के स्तर पे जाकर के बायोलॉजी को समझना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक्स अप्लाई की गई हैं उन जीन्स का पता लगाने के लिए जो किसी कार्सिनोजेन की प्रेजेंस में कैंसर सेल में बदल जाते हैं, कि इंडिविजुअल्स के अंदर कौन से ऐसे जीन्स मौजूद हैं वहां पर ससेप्टेबल हैं ये कार्सिनोजेन की प्रेजेंस में कैंसर सेल में, कैंसर के जीन्स में बदल सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की मदद से हम उन जीन्स के बारे में, इंडिविजुअल्स के उन जीन्स के बारे में पता लगा लेते हैं जो ससेप्टेबल हैं। यानी एक व्यक्ति के अंदर मान लो कुछ ऐसे जीन्स हैं जो कैंसर जीन में बदल सकते हैं अगर उस व्यक्ति को किसी ऐसी जगह पे रखा जाए जहां पे कार्सिनोजेन है। कार्सिनोजेन मतलब एक्सरेज, यूवी रेज, गामा रेज, निकोटीन और नाइट्रोबेंजीन जो कैंसर पैदा करने वाले वायरसेस, बायोलॉजिकल एजेंट्स। तो कहता कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कुछ तरीके आ गए हैं
यह पता लगाने के लिए कि अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर ससेप्टेबल जीन्स हैं, इस इंडिविजुअल के ये जीन्स कैंसर जीन में बदल सकते हैं, इसके प्रोटो ऑन्कोजीन्स में बदल सकते हैं अगर इस व्यक्ति को कार्सिनोजेन के संपर्क में रखा जाए। तो हमारे पास कुछ टेक्निक्स आ गई हैं। कुछ कैंसर्स में यह पता लगा सकती हैं कि कौन से इंडिविजुअल्स जिनको कैंसर जल्दी हो सकता है क्योंकि इनके पास ससेप्टेबल जीन्स हैं। ऐसे जीन्स के बारे में पता लगा सकते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की मदद से, जिसकी वजह से कोई इंडिविजुअल किसी कैंसर, कोई इंडिविजुअल जिसको किसी तरह का कैंसर हो सकता है, अगर इन जीन्स के बारे में पता लगा लिया जाए जिनकी वजह से इस व्यक्ति को कैंसर हो सकता है, यानी इसके पास ससेप्टेबल जीन्स हैं जो कैंसर जीन में बदल सकते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की मदद से ऐसे व्यक्ति के अंदर जीन्स के बारे में पता लगा लिया जाता है जिसको कुछ विशेष प्रकार के कैंसर हो सकते हैं क्योंकि इस व्यक्ति के पास ऐसे जीन्स हैं जो कैंसर जीन में कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी प्रोटो ऑन्कोजीन्स से बदल सकते हैं। यह व्यक्ति ससेप्टेबल है, तो ऐसे व्यक्ति को बचाया जा सकता है कैंसर से। कैसे? सच इंडिविजुअल में बी एडवाइस, ऐसे इंडिविजुअल जिनमें ये ससेप्टेबल जीन्स हैं, जिनको कैंसर आसानी से हो सकता है, उनके खानदान में किसी के रहे होंगे, खानदान में कैंसर चल रहा है, तो हो सकता है कि आने वाली पीढ़ियों में कैंसर आ जाए, उनके पास उस तरह के जीन्स हो, ससेप्टेबल जीन्स। जैसे एंजेलिना जोली ऐसे कोई मॉडल है, हॉलीवुड वगैरह में सब है, उसके खानदान में कोई कैंसर था तो उसने अपने ब्रेस्ट की सर्जरी पहले ही करा ली। क्योंकि अगर किसी खानदान में कैंसर है तो वो बच्चा उस खानदान का है तो उसके पास प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो होंगे वो ससेप्टेबल जीन्स होंगे जो कैंसर जीन में बदल सकते हैं। अगर वो किसी कार्सिनोजेन के संपर्क में आता है तो जल्दी हो सकता है ऐसा। तो ऐसे लोगों में कैंसर को बचाया जा सकता है। कैसे? ऐसे इंडिविजुअल को एडवाइस किया जाता है टू अवॉइड एक्सपोजर टू पर्टिकुलर कार्सिनोजेन, किसी कार्सिनोजेन के संपर्क में ना आए। नाइट्रोबेंजीन के जहां है वहां मत जाएं, केमिकल कार्सिनोजेन है, एक्सरेज है, गामा रेज हैं, इनके संपर्क में ना आए, यूवी रेज के संपर्क में ना आए, बहुत सारे कार्सिनोजेन है उसके संपर्क में ना आए। ऐसे लोगों को एडवाइस किया जाता है कि अपने को बचाना है, अवॉइड एक्सपोजर टू पर्टिकुलर कार्सिनोजेन, इस कार्सिनोजेन के संपर्क में तुम्हें नहीं रहना है जिसकी वजह से तुम्हारे जो ये जो जीन्स हैं वो कैंसर जीन में बदल सकते हैं। क्योंकि तुम ससेप्टेबल हो, तुम्हें हमारे में आसानी से हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति जिसके खानदान में लंग कैंसर है तो उस व्यक्ति को टोबैको के स्मोक, सिगरेट पीने से, तंबाकू के धुएं से बचाना है। क्योंकि तंबाकू का धुआं अगर कोई व्यक्ति ससेप्टेबल है उसमें लंग कैंसर पैदा कर सकता है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कुछ टेक्निक्स ऐसी आ गई हैं जिससे उन जीन्स के बारे में पता लग जाता है जो किसी व्यक्ति के अंदर कैंसर पैदा कर सकते हैं। तो इसकी मदद से उनमें कैंसर से ऐसे लोगों को बचाया जा सकता है। ये बहुत ही हेल्पफुल है। कैसे? ऐसे लोगों को किसी ऐसे कार्सिनोजेन के संपर्क में नहीं रखना है जिसकी वजह से उनमें नॉर्मल सेल, नॉर्मल जीन्स ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाएं, क्योंकि वो ससेप्टेबल हैं, उनमें कैंसर होने की संभावना है, उनके खानदान में भी कैंसर रहा है। जैसे अगर किसी को लंग कैंसर का खतरा है तो उसको धुएं से बचाया जाए, निकोटीन से बचाया जाए, तंबाकू से बचाया जाए, यह ध्यान रखना। तो कैंसर का अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है। सीटी स्कैन इन्वेजिव है, एक्सरे यूज होती, शरीर में जाएंगे नुकसान पहुंचेगा, लेकिन एमआरआई नॉन इन्वेजिव है, मैग्नेटिक फील्ड है,
अलग तरह की वेव्स हैं, नॉन इन्वेजिव है, नुकसान नहीं होता। आगे देखते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर का इलाज कैसे किया जाए? अब पता लग गया किसी को कैंसर हो गया, अब इलाज कैसे किया जाए? सबसे कॉमन अप्रोच है कैंसर का इलाज करने की, सबसे कॉमन तरीका क्या है कैंसर का इलाज करने का? सर्जरी है। अगर ट्यूमर जो है वो बेनाइन है, हल्का वाला फोड़ा है, तो उसे सर्जरी से निकाला जा सकता है, या फिर रेडिएशन के जरिए रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। रेडिएशन थेरेपी में रेडियोथेरेपी, विकिरण की मदद से, रेडिएशन की मदद से कैंसर सेल्स को नष्ट किया जाता है। कैंसर सेल्स के ऊपर रेडिएशन डाला जाता है, विकिरण, और उन कैंसर सेल्स को नष्ट कर दिया जाता है शरीर के अंदर। रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी, केमिकल्स के माध्यम से कैंसर सेल्स को नष्ट किया जाता है, इसे बोलते हैं रेडिएशन थेरेपी। सर्जरी के जरिए कैंसर को सही किया जा सकता है अगर शुरुआत में है, रेडिएशन के जरिए, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी के जरिए, विकिरण के जरिए या किसी केमिकल के जरिए कैंसर सेल्स को नष्ट किया जा सकता है, और इम्यूनोथेरेपी के जरिए भी किया जाता है। इम्यून सिस्टम के जरिए उसको इंप्रूव करके किया जाता है। रेडियोथेरेपी में क्या होता है? ये जो ट्यूमर सेल्स हैं, इस पे विकिरण डाला जाता है, जानलेवा लीदल, इनमें रेडिएशन डाले जाते हैं कैंसर सेल के ऊपर, घातक रेडिएशन, लीदल। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो रेडिएशन वो कैंसर सेल्स को नष्ट करे, आसपास की कोशिकाओं को नुकसान ना पहुंचाए। जो ट्यूमर है, ट्यूमर की सेल्स को नष्ट करे, वो ट्यूमर के आसपास जो नॉर्मल सेल्स है उसको प्रभावित ना करे। तो रेडिएशन डालना है जिससे कि कैंसर सेल्स तो नष्ट हो जाएं और आसपास की सेल्स नष्ट ना हो। तो ट्यूमर सेल्स के ऊपर रेडिएशन डाला जाता है, घातक वाला। इस बात का ध्यान रखा जाता है, केयर, कि नॉर्मल सेल्स जो ट्यूमर के आसपास हैं, जो सराउंडिंग है ट्यूमर के, उनको नुकसान ना पहुंचे। कीमोथेरेपी में कुछ केमिकल्स चढ़ाए जाते हैं पेशेंट के शरीर में, जो कैंसर सेल को किल कर देते हैं, मार देते हैं। अलग अलग तरह के केमिकल्स आते हैं, अलग अलग तरह के ट्यूमर को किल करने के लिए, मारने के लिए। तो रेडियोथेरेपी से रेडिएशंस यूज किए जाते हैं ट्यूमर के अंदर सेल्स को मारने के लिए। कीमोथेरेपी में कुछ केमिकल्स चढ़ाए जाते हैं मरीज में, जो कैंसर सेल को मारते हैं। इनमें से अलग अलग तरह के कैंसर के लिए अलग अलग तरह के केमिकल्स चढ़ाए जाते हैं। ज्यादातर जो रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी है, और जो भी दवाइयां कैंसर में दी जाती हैं, उनके साइड इफेक्ट होते हैं। रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी है, जो ड्रग्स वगैरह कैंसर के मरीज को दी जाती हैं, उसके काफी दुष्प्रभाव होते हैं शरीर पे। जैसे हेयर लॉस होता है, सर के बाल गिर जाते हैं। ये थेरेपी कराने के बाद हेयर लॉस हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, एनीमिया। तो कैंसर के मरीजों के बाल गिर जाते हैं ये थेरेपी कराने पर, और खून की कमी भी हो सकती है। ज्यादातर जो कैंसर्स होते हैं उनका इलाज किया जाता है, तीनों को मिलाकर के भी किया जा सकता है, यानी सर्जरी भी की जाती है, फिर रेडियोथेरेपी दी गई, फिर कीमोथेरेपी दी गई। तीनों टेक्निक्स को मिलाकर के भी इलाज किया जाता है। ज्यादातर कैंसर का इलाज तीनों तरीकों को शामिल करके भी किया जाता है, सर्जरी, रेडिएशन, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, तीनों को मिलाकर के तीनों टेक्निक यूज की जाती है एक ही मरीज में। जो ये ट्यूमर सेल्स होती हैं, यानी कैंसर सेल्स, इनमें अक्सर ये देखा गया है कि ये इनको हम ढूंढ नहीं पाते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम इनको ढूंढ नहीं पाता है।
जो कैंसर सेल्स है वो हमारे इम्यून सिस्टम से बच जाती हैं। इम्यून सिस्टम उनको ढूंढ नहीं पाता है, उनका पता नहीं लगा पाता और उनको नष्ट नहीं कर पाता, उनको डिस्ट्रक्शन नहीं कर पाता। इसलिए पेशेंट को कुछ ऐसे सब्सटेंस दिए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर, जैसे कि अल्फा इंटरफेरॉन्स। ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं और इम्यून सिस्टम कैंसर सेल्स को ढूंढ लेता है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है, उनको नष्ट करने में मदद करता है। तो ट्यूमर सेल जो कैंसर की सेल्स होती हैं, उनको हमारा इम्यून सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाता, पता नहीं लगा पाता और उनको नष्ट नहीं कर पाता, डिस्ट्रक्शन नहीं कर पाता। तो ऐसे मरीजों को कुछ सब्सटेंसेस दिए जाते हैं, बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर्स कहलाते हैं, जैसे कि अल्फा इंटरफेरॉन। ये पर्सन के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, इम्यून सिस्टम कैंसर सेल्स को डिटेक्ट कर लेता है और उनको नष्ट करने में मदद मिलती है। यह ध्यान रखना। तो कैंसर के इलाज के लिए तुमने देखा इस तरीके से सर्जरी का इस्तेमाल होता है, रेडियोथेरेपी दी जा सकती है, कीमोथेरेपी दी जा सकती है और इम्यूनोथेरेपी दी जाती है। इनकी मदद से कैंसर का इलाज किया जाता है। शुरुआत में अगर कैंसर है, अगर नॉर्मल ट्यूमर है बेनाइन, तो सर्जरी के जरिए रिमूव कर सकते हो। अगर ये मैलिग्नेंट हो गया है और सेल्स जो हैं वो हो सकता है आगे फैल सकती हैं शरीर के दूसरे भागों में, वहां पे ट्यूमर पैदा कर सकती हैं, यानी मेटास्टेसिस हो सकती है। तो इलाज कई तरीकों से किया जाता है, सर्जरी भी की जाती है, रेडियोथेरेपी भी दी जाती है, कीमोथेरेपी भी दी जाती है, कई टेक्निक्स मिला के इलाज किया जाता है। कैंसर सेल्स को इम्यून सिस्टम पकड़ नहीं पाता तो बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर्स दिए जाते हैं, जैसे अल्फा इंटरफेरॉन्स। इनकी मदद ली जाती है, इम्यून सिस्टम कैंसर सेल्स को डिटेक्ट करता है, जिससे नष्ट करने में उन्हें आसानी होती है। तो आज के लेक्चर में बेटा तुमने दो चीजें पढ़ी, एड्स और कैंसर। ये दोनों बीमारियां यहां पर क्यों पढ़ी तुमने? क्योंकि यहां पर ये जो दोनों बीमारियां हैं, ये इसमें इम्यून सिस्टम भी हमारा इन्वॉल्व है। अभी हमने इम्यूनिटी पढ़ा था पिछले लेक्चर में, तो एड्स में, एचआईवी या एड्स में और कैंसर में भी हमारा इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व है, इसलिए इन बीमारियों को यहां पर डिटेल में दिया गया है। बहुत अच्छे से बेटा पढ़ लेना, समझ लेना, इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर कुछ हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू बेटा।